एंड डेल्टा ऑफ नाइजर रिवर। ये देखते हैं, ये देखिए नाइजर रिवर है, देख रहे हैं ये जो नाइजर रिवर है बच्चे, तो आपको याद रखना है ये जो नाइजर रिवर का डेल्टा है इसमें भी मैंग्रोव मिलता है। ओके, लिखा है एंड द डेल्टा ऑफ नाइजर रिवर मैंग्रोव इज फाउंड। आगे लिखिए मैंग्रोव इज फाउंड, मैंग्रोव इज फाउंड, मैंग्रोव इज फाउंड, मैंग्रोव इज फाउंड। ठीक है, तो देखिए ये दो आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो मैंग्रोव का जो डेल्टा है, ये मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ इंडिया में है, डेफिनेटली इट्स इन इंडिया, लेकिन इंडिया के बाहर अगर आप इसको देखेंगे तो साउथ ईस्ट यूएसए, ओके, जहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, साउथ ईस्ट यूएसए में क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, वहां पर भी ये वेजिटेशन है। और उसके अलावा अपार्ट अगर उससे अलग होंगे तो अफ्रीका में एक नाइजर रिवर है, क्या नाइजर, क्या कीजिएगा नाइजीरिया एक देश है, ठीक है, नाइजर भी है, लेकिन नाइजर के नाम से क्या है, एक डेल्टा है। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्जीरिया, ओके, मोरक्को, इन सब के बाद देखिए ठीक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नाइजर, देख रहे हैं ना नाइजर, और नाइजर के ठीक नीचे है नाइजीरिया, यानी नाइजर भी एक कंट्री है, नाइजीरिया के नाइजर के नीचे नाइजीरिया है। तो ये जो नाइजर रिवर का जो डेल्टा है जो नीचे आकर के गिर रहा है, यहाँ पर भी क्या है आपको ये मैंग्रोव का फॉरेस्ट मिलता है। तो प्लीज आप ये दो एरिया जरूर याद रखिएगा कि यूएस में और यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, उसको अच्छे पॉइंट बना लीजिए। अच्छा हाँ, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि यूएसए ने भी क्या किया है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है मैंग्रोव को डेवलप करने के लिए। तो यूएसए ने इसलिए शुरू किया है क्योंकि यूएसए के पास तो खुद है ये डेल्टा में मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्लियर है। तो 1992 में शुरू किया है यूएसए ने, लिखेंगे यूएसए इनिशिएटेड a project called Mangrove Action Project, Mangrove Action Project, called Mangrove Action Project, called Mangrove Action Project, called Mangrove Action Project in 1992, in 1992 with 50 countries, with 50 countries, with 50 countries, with 50 countries। तो आप इस बात को नहीं भूलिएगा कि यूएसए ने भी क्या किया है, 1992 में एक आपको प्रोजेक्ट शुरू किया है मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट 50 देशों के साथ, ताकि इसको क्या किया जाए, बचाया जा सके, डेवलप किया जा सके। क्योंकि मैंग्रोव का जो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया है, तो मैंग्रोव सभी देशों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, इसलिए मैंग्रोव को बचाना बहुत ही क्या है, बहुत जरूरी है। ये चीज क्लियर। अच्छा, भारत ने क्या किया कि भारत ने भी एक इंडियन मैंग्रोव कमेटी बनाई है 1976 में, ताकि हम इसको बचा सके। पॉइंट बना के लिखिएगा कि इंडियन मैंग्रोव कमेटी was set up, Indian Mangrove Committee was set up in 1976, in 1976, in 1976, in 1976। तो भारत में क्या बना बच्चे, इंडियन मैंग्रोव कमेटी कब बना, 1976 में। देखिए अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि ये क्यों बना है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें परेशान नहीं होना है, बस मैंग्रोव को बचाइए, उसका जितना मैंने इंपॉर्टेंस बताया वो सबके लिए कि इसको प्रोटेक्ट कीजिए, कंजर्व कीजिए, इनहेंस कीजिए, ताकि इसमें ये हो। तो आपने एमएस स्वामीनाथन का नाम सुना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो एमएस स्वामीनाथन आयोग के नाम से ही एक रिसर्च सेंटर भी बना है चेन्नई में, जो कि मैंग्रोव के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च सेंटर, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च सेंटर, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च सेंटर चेन्नई, रिसर्च सेंटर चेन्नई, रिसर्च सेंटर चेन्नई, ओके, रिलेटेड टू मैंग्रोव, related to mangrove, related to mangrove। यानी कि एमएस स्वामीनाथन जो रिसर्च सेंटर बना है वो किससे रिलेटेड है बच्चे, वो मैंग्रोव से रिलेटेड है। और किस राज्य में, तमिलनाडु में, जब मैंने आपको चेन्नई कहा है, क्लियर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा लिखिए, पॉइंट बना के लिखिएगा, here HERE, here on
project, here on project environment, here on project environment, here on project environment, ब्रैकेट में लिखिए hope, ब्रैकेट में लिखिए hope, HOPE, उसी का शॉर्ट हो गया here on project environment। अब सभी लोग ध्यान से सुनिए, here on project जो है आपको ये एक एनजीओ है, क्या है ये एनजीओ है जो महाराष्ट्र में मैक्रो के लिए काम कर रही है, क्लियर है। इसके आगे डैश देके लिखिएगा, it is an NGO, it is an NGO, it is an NGO which is working for mangrove in Maharashtra, it is an NGO which is working for mangrove in Maharashtra, which is working for mangrove in महाराष्ट्र, यानी ये महाराष्ट्र में किसके लिए काम कर रहा है, क्या बोलेंगे, मैंग्रोव के लिए काम कर रहा है इन महाराष्ट्र। ओके ठीक, अच्छा अब यहाँ पर सभी लोग क्या कीजिएगा, तो जब भी ये चीजें जो है यही सब इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात बताता हूँ बच्चे, जब भी आप देखिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, देखिए मेरा मेन कंसर्न तो पीसीएस और आईएएस पे ही रहेगा, इट इज क्लियर। लेकिन अगर आप कोई और भी एग्जाम देते हैं तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो बाहर तो नहीं जाने का, ये तो फिर है। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप राइटिंग लिखिए, एस्से में लिखिए, मेंस में लिखिए, ये सब पॉइंट्स को जरूर डालिए। देखिए आज एनजीओ की रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्षेत्र में एनजीओ का रोल इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कोई इकोसिस्टम से रिलेटेड अगर कोई बात करते हैं तो आप होप एनजीओ की भी बात कर सकते हैं कि होप एनजीओ एक ऐसा एनजीओ जो मैंग्रोव के लिए काम कर रहा है, तो और भी एनजीओ जो सकते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन के लिए काम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका एक सजेशन भी हो गया, और सजेशन इतना इफेक्टिव होगा कि उनको अच्छा लगेगा कि हाँ इसने एक एनजीओ को भी सजेस्ट किया है। अब मान लीजिए अगर ऐसा कोई एनजीओ नहीं होता तो हो सकता है कि आपकी जो सजेशन हो वो खोखली हो, दम नहीं हो, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है इसका मतलब है कि ये सजेशन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ये सब चीजों को जोड़ना है, ठीक है। चलिए अब वापस लौटिए उस ग्राफ में, जैसे मैं ये लेकर चल रहा था, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया ना, कैसे इकोसिस्टम के टाइप शुरू में टाइप ऑफ इकोसिस्टम में मैं लेके चल रहा था आप लोगों को, एकदम स्टार्टिंग में देखिएगा जब टाइप ऑफ इकोसिस्टम रहा था, टाइप ऑफ इकोसिस्टम और बताइए वेटलैंड्स के भी पहले देखिए इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर और पीछे हुई जूट लाइन एवं बैरियर है, इसे भी पीछे जाइए, ठीक है। यहाँ देखिए मैरीन इकोसिस्टम और पीछे जाइए, देखिए आपको हर एक चीज में सीखना हायरार्की में बाहर आ रहा है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है और बैक ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था चिल्ड्रन कोल्ड डेजर्ट, देखिए ये सब इकोसिस्टम है, नोट टेम्परेट ग्रासलैंड, देखिए सब देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था दो तरह का इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आगे समझ में, इसका मतलब है बच्चे कि अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे वो कौन सा इकोसिस्टम था, वो था नेचुरल इकोसिस्टम। अब हम किस में आ जाएंगे, आर्टिफिशियल, यानी अब हम अपनी बात करेंगे। इज इट क्लियर? तो याद रखिए नेचुरल से कम इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल नहीं होता। अब आप लोग हेडिंग दीजिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए आपको हर एक चीज एकदम हायरार्की में लेके जा रहा हूं, और एक चीज याद रखिएगा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, बायोलॉजी की, मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि एनसीईआरटी की एक बायोलॉजी की बुक है जिसमें 4 चैप्टर एनवायरनमेंट के, हमेशा कहा है ना बच्चे, प्लीज उसको जरूर पढ़िएगा घर में, और ये बहुत अच्छा होगा कि उस चैप्टर को पढ़कर नोट्स बना लीजिए। क्या बना लीजिए? नोट्स बना लीजिए। और देखिए ये कितना प्रॉफिटेबल होता है, जैसे मान लीजिए कि टाइम मनी एनर्जी ये कैसे बच सकता है। तो क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप 4 स्टूडेंट हैं, तो चारों क्या कीजिए एक एक चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि भाई तुम इस चैप्टर का नोट्स बना लेना, तुम इसका, तुम इसका। तो इसका मतलब है कि एक ही समय में 4 लोग मिलकर 4 नोट्स बना लिए, तो आपने तो एक ही बनाया, और उसके बाद क्या कीजिए चारों एक्सचेंज कर लीजिए। तो मतलब क्या हुआ, सबके पास नोट्स आ गया, मेहनत नहीं करनी पड़ी, और फिर उसी को आराम से पढ़ते रहिए। तो इससे क्या होगा, परफेक्शन और इम्प्रूव होता जाएगा। आई बात समझे? और हमेशा एक बात याद रखिएगा बच्चे, मैं फिर से आपको कह दे रहा हूँ कि अगर किसी को भी नौकरी लेना है तो उसको राइटिंग प्रैक्टिस करना ही करना होगा, लिखना ही होगा, लिखना ही
होगा। ये देखिए, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉपीज आते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को एक कॉपी भेजा, बोला सर जरा इसको चेक कर दीजिए। मेरा मेंस दिया था उसमें बोला, तो जब मैंने कॉपी देखा तो मैंने उससे पूछा कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला है। बोले सर पढ़े हैं। बोले गलत है। इसका मतलब है आप जो मेंस में इंफॉर्मेशन लिख रहे थे वो गलत लिख रहे थे। कैसे नंबर देगा? नहीं देगा ना। यही चीज कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी होती है। तो जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा। आपको आपकी गलती का पता कैसे चलेगा? जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आपको गलती का पता चलेगा, अच्छा यहाँ गलती करते हैं, और देखो कोई इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और एक बार इंप्रूवमेंट हो गया तो फिर तो वो चलता रहेगा, फिर आपको डर किस बात का है? समझ में आ रहा है? तो आपको आना भी तो चाहिए। हथियार रखना बड़ी बात नहीं, उसको चलाना भी तो आना चाहिए बच्चे। ये चीज सीखिए। आइए समझ। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कौन होगा? मेड में। इसका मतलब यहाँ टेक्नोलॉजी होगी, यहाँ मॉडिफिकेशन होगा। टेक्नोलॉजी होगी और मॉडिफिकेशन होगा। बच्चे मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, अगर मान लीजिए कि मैं कोई इकोसिस्टम बना रहा हूँ तो उसमें मैं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है ये टेक्नोलॉजी जो है ये नेचर के साथ होगी या नेचर के अगेंस्ट हो सकती है? नेचर के साथ हो सकती है। बच्चे अभी गर्मी का दिन है, इज इट क्लियर? डेफिनेटली गर्मी का दिन है। सोचिए बहुत गर्मी है, इट इज क्लियर। तो इसका मतलब जब मैं रूम में बैठा हूँ तब भी मुझे गर्मी लगेगी क्योंकि नेचर में ही है। लेकिन मैंने एसी ऑन कर दिया, अब मुझे गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी? तो ये नेचर के साथ हुआ या अगेंस्ट हुआ? इसका मतलब है कि अगर मेन मेड इकोसिस्टम होगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा, तो जरूर वो नेचर के अगेंस्ट होगा। अगर नेचर के साथ हुआ तो फिर वो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो हमें ये देखना है कि हमने क्या गलती की है इस इकोसिस्टम में। क्लियर है? तो लिखा आपने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसमें लिखेंगे सच इकोसिस्टम इज modified, such ecosystem is made by human, such ecosystem is made by humans, such ecosystem is made by humans, such ecosystem is made by humans, or transformed or transformed or transformed or transformed to any ecosystem by human, and transform to any ecosystem by human, and transform to any ecosystem by human। देखिए मेरे कहने का साफ मतलब है कि ऐसा इकोसिस्टम जो कौन बना रहा है? आदमी बना रहा है। वो भी इकोसिस्टम है या नेचुरल इकोसिस्टम को क्या कर रहा है? वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो जब ट्रांसफॉर्म करेगा तो क्या इकोसिस्टम चेंज नहीं होगा और एकदम क्या हो जाएगा? एक नया इकोसिस्टम आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि मेन में जो इकोसिस्टम है बच्चे, वो नेचुरल इकोसिस्टम का क्या है? मॉडिफाइड रूप है, उसी का टेक्निकली मॉडिफाइड रूप है। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे लिखेंगे ह्यूमन modifies and transforms human modifies and transforms to the natural ecosystem and the reason of this changing lifestyle comma growth of population comma increasing demand of population etc. आप समझ पा रहे होंगे बच्चे इस बात को कि अगर मान लीजिए कि मुझे किसी चीज को मॉडिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हो सकता है हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा हो। अगर गर्मी लग रही हो, लाइफस्टाइल बदल रहा है, तभी तो हम एसी का यूज कर रहे हैं।
वरना क्या जरूरत है। ठीक, उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो उसकी अपनी डिमांड भी तो बढ़ेगी। इसका मतलब है लाइफ स्टाइल में बदलाव, पॉपुलेशन ग्रोथ होना, और ये बढ़ते हुए पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। तो क्या आप में से कोई बताएगा कि सबसे पहले हम किस इकोसिस्टम को चेंज करके बनाते हैं? सोचिए तो जरा, जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा इकोसिस्टम बनाएंगे? सोचिए, क्या लगता है आपको? क्या आपने क्या वर्ड यूज किया था? एग्रीकल्चर में। वाह, बड़ा समझदार हो गया है। चला अच्छा खंड पिला। बहुत सही। कौन सा पहला इकोसिस्टम बनेगा? एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। लिखिए पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। पहली बात तो रोटी से नहीं जुड़ेगा ना, पेट से नहीं जुड़ेगा, एकदम से नहीं जा रहे हो। लिखिए एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो सबसे पहले कौन सा इकोसिस्टम? एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। भूलिए नहीं। अब बताइए एग्रीकल्चर इकोसिस्टम छोटे पैमाने पर बदलेगा या बड़े पैमाने पर? बहुत बड़े पैमाने पर। छोटे पैमाने अपने लिए थोड़ी 4 मीटर जाना है, पूरे समाज के लिए बदलेगा। क्या हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन ये नहीं था? वो एक तो जैविक इकोसिस्टम ही तो था। लिखेंगे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम लिखना आपने, ठीक है? फिर लिखिएगा दिस इकोसिस्टम this ecosystem is done on large scale. This ecosystem is done on large scale, is done on large scale and in a large area, and in a large area where commercial crop is planted, where commercial crop is planted, where commercial crop is planted, commercial crop is planted। एकदम समझ में आया? तो याद रखिएगा अगर हम चेंज करेंगे सबसे पहले तो बड़े पैमाने पे करेंगे, और एग्रीकल्चर में हम कैसी फसलों को लगाएंगे? कॉमर्शियल। क्या वर्ड यूज किया मैंने? कॉमर्शियल क्रॉप इज प्लांटेड, जिससे हमें क्या हो? फायदा हो। तो मैंने आपको कुछ एग्रीकल्चर पैटर्न के टाइप पढ़ाए थे ना, अगर आप लोग को याद हो रहा होगा, आप उन पैटर्न में यहाँ कौन से एग्रीकल्चर को सोचते हैं? शुगर के। शुगर के कौन सा एग्रीकल्चर में आता है? बताइए। मैंने ये नहीं कहा आप गलत है, शुगर केन कमर्शियल है, लेकिन शुगर केन किस एग्रीकल्चर में आता है? लगा दिमाग? इसमें एक वर्ड लिखा है मैंने, कमर्शियल क्रॉप इज प्लांटेड। याद है प्लांटेशन क्रॉपिंग? सच है, ब्रैकेट में लिखिए प्लांटेशन क्रॉप एग्रीकल्चर या प्लांटेशन क्रॉपिंग लिखवा दिया है। प्लांटेशन क्रॉपिंग या प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो सभी लोग याद रखेंगे। इट इज क्लियर? और अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, गलती नहीं करना है। इट इज क्लियर? और मैं बता देता हूँ महापुरुष तेरे से भी पूछूंगा, ठीक है? तो बच्चे मैंने इसमें क्या बोला कि सबसे पहले याद रखिएगा, बड़े एरिया में चला जाऊंगा, मुंह उठाए वहां पर जाऊंगा और एग्रीकल्चर करना शुरू करूंगा। कौन सा एग्रीकल्चर? कमर्शियल एग्रीकल्चर। और कमर्शियल एग्रीकल्चर में कौन सा एग्रीकल्चर आएगा? प्लांटेशन क्रॉपिंग। क्या आएगा? प्लांटेशन क्रॉपिंग। ओके, ठीक। मेरा आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चे, बहुत सिंपल सा सवाल है, नहीं सिंपल। मेरा सवाल ये है, इस एग्रीकल्चर में सब लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर इनसे पूछा ये नहीं सोचेगा आप लोग को, ये हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। गुड, मुझे बताइए इस एग्रीकल्चर में बायोडायवर्सिटी कम होगी या ज्यादा?
बायोडायवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी आशीष बताया ना आपने अपना नाम, अभी आशीष ने क्या जवाब दिया, शुगर केन। तो उस खेत में कौन सी फसल लगाऊंगा, शुगर केन। शुगर केन मतलब शुगर केन ठीक है, ऐसा सोचते ज्यादा होगा। तो क्या लगा हुआ है खेत में, शुगर केन। क्या लगाया, शुगर केन। तो बच्चे बताना, तो एक फसल हुई या ज्यादा फसल हुई, एक ही फसल हुई, तो डायवर्सिटी ज्यादा हुई या कम हुई, डायवर्सिटी क्या होगा, गन्ना लगा है, शुगर केन, डायवर्सिटी ज्यादा। लेकिन here biodiversity is less, here biodiversity is less, here biodiversity is less। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, बायोडायवर्सिटी लेस होगी। क्यों लेस होगी, क्योंकि एक क्रॉप की क्या होगी, मेजॉरिटी होगी। देखिए, बिकॉज वन क्रॉप इज मेजॉरिटी क्रॉप, वन क्रॉप इज मेजर क्रॉप, वन क्रॉप इज मेजर क्रॉप, one crop is major crop। अच्छा, फिर से मेरा सवाल आपसे है बच्चे, ओके, अभी सवाल बाकी, सोच समझ के बताइए, सोच समझ के बताइए। अगर मैं गन्ना जैसे शुगर केन में लगा रहा हूं, तो क्या मॉडिफाई करूंगा, जेनेटिक मॉडिफाई करूंगा। देखिए, कमर्शियल है, बिजनेस है, तो मॉडिफाई तो करूंगा, मुझे तो कमाना है। तो एक नेचुरल गन्ना, शुगर केन, गन्ना समझ है ना, शुगर केन को कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल गन्ना, शुगर केन मान लीजिए हमने लगाया है, और मैं यहाँ पर मॉडिफाइड शुगर केन लगा रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है जो नेचुरल गन्ना है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका जगह कौन लेगा, मॉडिफाइड। तो क्या मैं कहूँ कि अगर मैंने मॉडिफाइड चीजें लगाई, तो एक तो बायोडायवर्सिटी ऐसे भी नहीं है, और अगर है भी तो नेचुरल बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि आप इतना ज्यादा टेक्निकली मॉडिफाई कर देते हैं कि जो नेचुरल की जो बायोडायवर्सिटी है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लिखेंगे, this is demerit that, this is demerit that, this is demerit, demerit समझते हैं, जो अच्छी बात होती है, this is demerit that, this is demerit that due to technically modification, due to technological modification, due to technological modification, due to technological modification, natural biodiversity becomes destroyed, becomes destroyed, becomes destroyed, becomes destroyed। नेचुरल बायोडायवर्सिटी को क्या कर दिया आपने, ठीक है। मेरा एक और सवाल है बच्चे आपसे, इट इज क्लियर, एकदम सोच समझ के बताइएगा बच्चे, कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर वो टेक्निकली मॉडिफाइड चीजें लगा रहा हूँ, तो मुझे सोच समझ कर बताइएगा, क्या सॉइल इकोसिस्टम, क्या मैं सॉइल और वाटर इकोसिस्टम पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या पड़ेगा, नेगेटिव। आप इसको थोड़ा डिस्कस कर सकती हैं, मतलब क्या सोचा आपने, नेगेटिव पड़ेगा, ज्यादा हाँ बोलिए, मेडिसिन वगैरह डालते हैं तो सॉइल पे ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, बात सही है। क्योंकि अगर मैं केमिकली मॉडिफाई करूंगा तो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह भी डालूंगा तो सॉइल इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वाटर इकोसिस्टम वो कैसे बर्बाद होगा, आपने सॉइल सही कहा और वाटर भी आपने कहा वो बर्बाद होगा, ये भी आपने सही कहा, तो कैसे, ज्यादा यूज होगा वाटर। देखिए बच्चे, अगर
अगर ज्यादा वाटर का यूज होगा तो इरिगेशन में चला गया, ठीक है। तो इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब होगा? अगर मान लीजिए खेतों में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालूंगा, बारिश होगी, इरिगेशन होगा, तो पानी तो बहेगा और बहकर किस में जाएगा? वाटर बॉडीज में जाएगा। अगर गलती से किसी झील, तालाब, नदी, नाले में गिर गया तो पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था रिवर सिस्टम में, रिवर सिस्टम में मैंने पढ़ाया था माही रिवर को क्या बोला गया? इकोलॉजिकल डेजर्ट। तो सोचिए ये कितना बड़ा डिस्टर्बिंग है कि पूरी माही नदी को खत्म कर सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसी चीजों पे लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है। लिखिएगा, इट कैन हार्मफुल, इट कुड बी हार्मफुल फॉर, इट कुड बी हार्मफुल फॉर, इट कुड बी हार्मफुल फॉर soil ecosystem and aquatic ecosystem, soil ecosystem and aquatic ecosystem, and artificial aquatic ecosystem। देख सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा बच्चे, अगर आप अपने खेत में अगर कोई फर्टिलाइजर डालते हैं, यूरिया केमिकल डालते हैं, ये मत सोचिएगा कि आपको अच्छी फसल मिल गई तो आप खुश हैं। नहीं, इकोसिस्टम खत्म करता है और आपकी बॉडी में क्या वो केमिकल नहीं जा रहा। देखिए, कहा जाता है कि आज कोई भी बॉडी 100% हेल्दी नहीं है। आप अभी अपने ब्लड की जांच कराइए, 50 बीमारी तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि आपके पेट में 10,000 टाइप के वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं। कितने? 10,000 इसमें पेट। समझ में आया? गुड। चलिए, अगर ये नहीं होगा तो फिर खाना कैसे बचेगा? आपको क्या लगता है? आप खाना खा रहे हैं, बच जा रहा है, इसके अंदर जो लोग बैठे हैं, समझ में आ रहा है? वो कट करते हैं तब जाकर आपका खाना बच जाता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मुंह उठाए चले गए, कुछ देर तक में डाल दिए और सब खाना बच गया। नहीं भाई, वो पेड़ लोग में बैठ गए पेट में, वो खाना बचा रहा है। अच्छा, एक साइंस का क्वेश्चन याद आ गया। चलिए देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है मैं तुरंत डिस्कस कर देता हूँ। हमारे फूड कल्चर में नॉनवेज भी है। अगर नॉनवेज को स्पष्ट कहा जाए तो फ्लैश, मीट, मांस। ओके, हमारी बॉडी भी तो मांस है, हमारी बॉडी भी तो मांस है। क्या आपको अजीब नहीं लगता कि जब हम मांस को खाते हैं तो पचता है, तो हमारी बॉडी में भी तो मांस है। तो मांस जब पेट में पच रहा है तो हमारी बॉडी में भी तो मांस है, इसको भी तो पच जाना चाहिए। गलत तो मैं नहीं कह रहा। अगर ये पूरी बॉडी में मांस है, फ्लैश है, तो ये तो अपने आप धीरे धीरे पच जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं पचता। क्वेश्चन बता दो, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक लेयर होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस नाम का लेयर, वो आपको बचाएगा, नहीं पचने। नहीं तो ये जो पेट के अंदर का जो केमिकल होता है, एंजाइम जो भोजन को डाइजेस्ट करता है, ये तो आपको पेट ही पचा देगा। समझ में आया? एक लेयर होता है। अच्छा, जब हम छींकते हैं, तो जैसे छींके बॉडी इज डेड, बॉडी इज डेड। फिर तुरंत क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तीसरी बात कि जब हम छींकते हैं तो कम से कम 150 मीटर की स्पीड होती है, इतनी तेजी से झटका होता है। बॉडी का चीथड़ा उड़ जाना चाहिए 165 मीटर की स्पीड, अगर आपको 1 सेकंड में तय करना है, फिर भी बॉडी के चीथड़े नहीं होते। म्यूकस लेयर, क्या? म्यूकस लेयर। तो कभी ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है कि बॉडी को कौन बचाता है, तो देखिएगा म्यूकस लेयर की बात कराएंगे, ठीक वही कीजिएगा, ठीक है? म्यूकस लेयर। खून का रंग लाल होता है, सही है? हाँ, तुम्हें क्या लगा? खंजर मार के दिखा दो, अजीब बात है। खून का रंग क्या होता है? लाल। कोई दिक्कत नहीं। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में भी कौन? आयरन है, ठीक है? हीमोग्लोबिन, आयरन, ठीक। मांस का रंग किसके कारण लाल होता है? वो भी तो लाल होता है। तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजी है कि खून का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और मांस का रंग लाल किसके कारण? तो क्या बोलेंगे? नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं, हीमो ब्लड के लिए। हीमो में हीमेटिन के वजह से रेड होता है, वो एक पिगमेंट होता है।
मांस का रंग मायोग्लोबिन, क्या बच्चे? मायोग्लोबिन, भूलिएगा नहीं। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन, मांस का रंग लाल मायोग्लोबिन। समझ में आया? चलिए देखिए, जो याद आएगा मैं क्लास में डिस्कस भी करता चलूंगा, तो ये आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, अगला इकोसिस्टम लिखिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम याद रखिए, मैंने जंगल कहा है, नेचुरल नहीं, हम लोग भी तो जंगल लगाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम ब्रैकेट में लिखिए फॉरेस्टेशन, ब्रैकेट में लिखिए फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? फॉरेस्टेशन। यानी कि मैंने आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहा है बच्चे, एक्चुअली वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैंने किसके लिए कहा है? फॉरेस्टेशन के। हम और आप फॉरेस्टेशन करते हैं ना, ठीक है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्टेशन? फॉरेस्टेशन का सबसे पहला या सबसे अच्छा लाभ या उसके क्या क्या प्रॉफिट हैं, कोई बताएंगे? फॉरेस्ट जो मैंने कहा ये इकोसिस्टम हमने बनाया, तो देखिए फॉरेस्ट कभी भी गलत तो नहीं होता, फॉरेस्ट तो गलत नहीं होता, तो मुझे ये बताइए कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम का क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है? हाँ, खाने के लिए कोई बात नहीं। गलत नहीं है, आप लोग खाने के लिए गलत थोड़ी है, क्योंकि फॉरेस्ट रिसोर्सेज नहीं मिलते। लेकिन सबसे पहले क्या करिए, फॉरेस्ट को आपने लगाया, नेचुरल फॉरेस्ट नहीं, नेचुरल को मिला है, मैंने क्या किया है? आपने लगाया है। तो आप जब फॉरेस्ट लगाते हैं तो फॉरेस्ट में क्या होता है? पेड़ होता है। फॉरेस्ट में क्या होता है? पेड़ में क्या होता है? जड़। पेड़ में क्या होता है? जड़, रूट। और रूट कहाँ होता है? जमीन में, यानी वो मिट्टी को बांध के रखता है। इसका मतलब सॉइल इरोजन को क्या कर रहा है? रोक रहा है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर कोई पूछे कि फॉरेस्टेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहले सुनिएगा सॉइल इरोजन को रोकना। लिखिए इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए, टू प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन, टू प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन, टू प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन। यानी आपने क्या किया बच्चे? सबसे पहले सॉइल इरोजन को रोक दिया, ठीक है। अच्छा, फिर बताइए क्या मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ेगी? डेफिनेटली, अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, टू इनहैंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, टू इनहैंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, टू इनहैंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की क्या है बच्चे? फर्टिलिटी भी बढ़ती है। टू इनहैंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपसे से एक सवाल है, सोच समझ के बताइएगा। डेजर्ट समझते हैं आप? डेजर्ट, डेजर्ट को रोकने के लिए क्या पेड़ सही, क्या पेड़ डेजर्ट ऐसे ही रोकता है? डेजर्ट के एकदम सही, आप याद रखिएगा, पेड़ जो है डेजर्टिफिकेशन को रोकता है। इसलिए राजस्थान में डेजर्ट के चारों तरफ क्या लगाया गया है? पेड़ लगाया गया है, जिसको कहा गया है ग्रीन बेल्ट। क्या कहा गया है? ग्रीन बेल्ट। तो जब आप ग्रीन बेल्ट बनाते हैं तो ये डेजर्ट को आगे बढ़ने से क्या करता है? रोकता है, वरना पूरा डेजर्ट फैल जाएगा। फिर लिखिएगा, टू प्रोटेक्ट द डेजर्टिफिकेशन, टू प्रोटेक्ट द डेजर्टिफिकेशन, टू प्रोटेक्ट द डेजर्टिफिकेशन, टू प्रोटेक्ट द डेजर्टिफिकेशन। इसका मतलब है कि आप डेजर्टिफिकेशन को भी क्या करते हैं? रोकते हैं। दैट इज, लिखिए ग्रीन बेल्ट इन थार डेजर्ट, 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 ग्रीन बेल्ट इन थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में क्या बनाया बच्चे हमने? ग्रीन बेल्ट। तो ग्रीन बेल्ट क्या करता है कि आपको विस्तार होने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इकोसिस्टम को भी फ्रेश करता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, टू फ्रेश द इकोसिस्टम, ऐसे लिखिए, टू फ्रेश द एनवायरनमेंट, टू फ्रेश द एनवायरनमेंट, टू फ्रेश द एनवायरनमेंट,
टू फ्रेश द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को भी फ्रेश करता है। आ गया समझ में? इसका मतलब है कि अगर जंगल होता है बच्चे तो जंगल एक माइक्रो क्लाइमेट भी तो बना देता है। फिर लिखिएगा ऑल्सो क्रिएट अ माइक्रो क्लाइमेट, ऑल्सो क्रिएट अ माइक्रो क्लाइमेट, ऑल्सो क्रिएट अ माइक्रो क्लाइमेट, ऑल्सो क्रिएट अ माइक्रो क्लाइमेट। एक माइक्रो क्लाइमेट को भी क्या करता है ये लोग क्रिएट करता है। प्लीज उसको नहीं भूलिएगा, ठीक है? ठीक। और देखिए बच्चे सिंपल सी बात है, जंगल का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो होता नहीं। तो कोई भी चीज अगर जंगल से पूछे कि क्या ये होता है, मतलब हाँ जी होता है, क्योंकि इकोसिस्टम में पेड़ जो ट्री होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक। अगला लिखिएगा अर्बन इकोसिस्टम, अर्बन इकोसिस्टम, अर्बन इकोसिस्टम, अर्बन इकोसिस्टम, अर्बन इकोसिस्टम, अर्बन इकोसिस्टम, क्योंकि अर्बन इकोसिस्टम। बच्चे एक बात क्लियर कीजिए, सबसे पहले समझिए अर्बन इकोसिस्टम कैसे बनता है। बच्चे देखिए सबसे पहले पॉपुलेशन को इमेजिन कीजिए कि पॉपुलेशन कम है, लेकिन अचानक अगर तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन को जमीन भी चाहिए। तो जब पॉपुलेशन एनहेंस होता है, ऐसे देखिएगा, अगर मान लेते हैं, अगर आप इसकी बात कीजिए, अगर क्लियर है कि पॉपुलेशन अगर इनहेंस होगा, इसको एकदम एक फॉर्मूले से समझते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? इनहेंस होता है। तो जब भी पॉपुलेशन इनहेंस होता है तो फिर पॉपुलेशन की क्या इनहेंस हो जाती है? डिमांड। क्लियर है? पहले एक आदमी था उसका अलग डिमांड, अब 10 आदमी हो जाएंगे तो फिर 10 डिमांड हो जाएगा, तो डिमांड तो बढ़ना ही है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, और पॉपुलेशन और डिमांड जब बढ़ने लगता है बच्चे तो कहा जाता है कि अर्बनाइजेशन बढ़ने लगता है। क्या बढ़ता है बच्चे? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है नगरीकरण, नगरीकरण यानी गांव किस में बदल रहा है? शहर से। अर्बनाइजेशन होता है, और जब अर्बनाइजेशन होगा इसका मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या होगा फिर? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अपने आप क्या होगा? बढ़ेगा। आ गया समझ में? तो पॉपुलेशन जब बढ़ा तो अर्बनाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर बढ़ेगा तो क्या आप एक अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर बढ़ेगा तो क्या ये अर्बन इकोसिस्टम नहीं बना देगा? अर्बन इकोसिस्टम को अगर अच्छे से समझना है तो बच्चे आप समझ सकते हैं फ्लैट और प्लॉट कल्चर से। फ्लैट और प्लॉट कल्चर से देखिए, सबसे पहले अगर इसी एरिया की अगर आप बात कीजिए, यहाँ पर पहले प्लॉट बने, प्लॉट कटे, जो जिन लोगों ने एकदम शुरुआत में खरीद लिया, ओके, देखिए वो आज यहाँ पर रिच हो गए, और जिन्होंने ये सोचा है जंगल है इसमें कौन ये खरीदेगा, वो देखिए वो आज अफसोस कर रहे हैं कि हम अगर एक प्लॉट ले लेते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। देखिए यही चीज होता है अर्बनाइजेशन। ये जगह नहीं थी लेकिन अर्बनाइजेशन हुई कि नहीं? अब जब अर्बनाइजेशन हुई तो यहाँ पर अपने आप देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ? क्या नालको और ये हाल नहीं आया? क्या अर्बनाइजेशन नहीं हुआ? ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हुआ, और अर्बनाइजेशन हुआ तो क्या बन गया? एक अर्बन इकोसिस्टम तैयार हो गया। समझ में आया? तो ये बहुत बड़ी बात है अर्बन इकोसिस्टम तैयार होने का। क्लियर हो चुका है? तो ये वाला ऐसे इसको लिख लीजिए, तो एज इट इज जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है इसी को लिख लीजिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ से डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और जानते हैं अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा मेरिट पता है क्या होता है? कि जब भी कहीं पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है या अर्बनाइजेशन होता है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चे? डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि जब तक जंगल नहीं काटेंगे जमीन कैसे मिलेगी? तो ये जो पूरा एरिया है ये तो जंगल का एरिया है। ये सब जो जहाँ पड़ रहे हैं सब क्या है? ये तो पूरा जंगल का एरिया है, लेकिन आपने अपने फायदे के लिए तो सब कट किया है। तो इस चीज को नहीं भूलिएगा बच्चे। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिमांड इंक्रीजेस, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, सब कुछ इंक्रीज होगी, और ये क्या बना देता है? एक अर्बन इकोसिस्टम। और जानते हैं आप लोग एक बात, इस धरती पर जितना रिसोर्स है, इस धरती पर जितना रिसोर्स है उसका 75% यही लोग यूज करते हैं।
कितना 75%। तो ये मत सोचिएगा कि गांव में रहने वाले लोग को फैसिलिटी है, नहीं। अर्बन इकोसिस्टम 75% रिसोर्स का यूज करता है। लिखिएगा दिस इकोसिस्टम यूजेस 75%। This ecosystem uses 75% of resources. 75% of resources. 75% of resources. 75% of resources. तो इसका मतलब बच्चे, इस धरती पर अगर 100 मान लो 100 फैसिलिटी है, उसमें 75 फैसिलिटी इन लोग के पास है। ओके, और आपको एक चीज और बता देता हूं कि 75% रिसोर्स भी यूज करते हैं और 75% पोल्यूशन भी यही लोग देते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सच अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सच अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सच अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, सच अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। और वही लोग क्या करते हैं बच्चे, इतने ही मात्रा में क्या करते हैं, पोल्यूशन भी देते हैं। तो सोच सकते हैं कि कितना डिस्टर्बिंग है। और इसमें सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा, डिस्पोजल कचरा, ऐसा नहीं है। आज आप अच्छा देखिए, अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि इस एरिया में ऐसा होता है या नहीं होता। आप इमेजिन कीजिए, आज से 5 साल 10 साल पहले, अगर आपको सेंस हो याद हो, तो 5-10 साल पहले इतना तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जनरली गांव का माहौल था। तो जब हमें शादी वगैरह में अगर लोग इनवाइट करते थे गांव के लोग, तो शायद ऐसा यहाँ पर है कि खाने का बर्तन भी लोग अपने घर से ही लेके जाते थे, उसी में खाना खा लिया, फिर बर्तन को धोकर वापस लेकर चले आए। ऐसा है। आप अपने जो घर के बड़े हैं, आप अगर ऐसा पूछिएगा कि क्या पहले गांव में क्या ऐसा ये कल्चर, आप जरा सोचिए, ये कल्चर आप में यूनिटी शो करता था। आप में यूनिटी शो करता था कि अगर किसी के घर में किसी की लड़की की बेटे की अगर शादी है, तो हम अगर अपने घर से ही बर्तन लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब उसका वो खर्च खत्म कर दे रहे हैं कि तुम अब हम सब के लिए बर्तन अरेंज करो। समझ में आ रहा है? ये पहले गांव में होता था, आज नहीं। आज ये सिस्टम बदल चुका है, आज हर चीज बदल चुका है। तो इसमें क्या कचरा नहीं प्रोड्यूस होता है ना प्रोड्यूस, लेकिन उस समय क्या था कि आप अपने घर के बर्तन में खाना खाकर धोकर आ रहे हैं, कचरा प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि आप उतना ही खाना ले रहे थे जितना आप खा रहे हैं, तो खाने की भी बर्बादी नहीं होती थी। लेकिन अब सिनेरियो क्या है, बदल गया है। तो ये जो बदला है, ये कहाँ बदला है, जनरली अर्बन एरियाज में। तो यही चीज है कि 75% रिसोर्सेज जब आप यूज करते हैं, तो इतना ही गार्बेज आप नेचर को गिफ्ट भी करते हैं। गुड, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा एक्वा इकोसिस्टम। सब आर्टिफिशियल है, थोड़ा पानी की बात करें। एक्वा इकोसिस्टम, एक्वा इकोसिस्टम, एक्वा इकोसिस्टम, एक्वा इकोसिस्टम। ब्रैकेट में लिखिए एक्वाकल्चर, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्वाकल्चर। क्या मैं कहूँ कि ये भी कॉमर्शियल है? अगर आप एक्वाकल्चर कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए तो कर रहे हैं, इसका मतलब आप नेचुरल चीज को बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लिखिएगा इट इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बाय कॉमर्शियल पर्पस, it is also practiced by commercial purpose. It is also practiced it is also practiced नहीं for commercial purpose, sorry, it is also लिखा आपने practiced for लिख लीजिए, for commercial purpose, for commercial purpose। इसका मतलब है बच्चे कि आप इसको अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, कॉमर्शियल पर्पस है। ठीक है, ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं एक्वाटिक फूड, एक्वाटिक फूड। जनरली हम इसको इसलिए करते हैं एक्वाटिक फूड ये करते हैं, थोड़ी कि मछली पाल रहे हैं, एक्वाटिक फूड ये करते हैं। ओके,
अच्छा, अब बिना पढ़ाए मैं फिर से पूछ रहा हूँ। गुड। बिना पढ़ाए फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, सोच समझ के देखिए। आपने उस समय गलत आंसर दिया था, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेंटली उसको फिर कभी ना सोच समझ के बताइएगा। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी या कम? कैसे कम होगी? एक ही टाइप का। चलिए, इस बार इन्होंने बहुत सही आंसर दिया है कि कम होगी। याद रखिए, कॉमर्शियल पर्पस से करना। अगर मान लीजिए लोग यहाँ केकड़ा खाते हैं तो केकड़ा ही तो रखूंगा, केकड़ा समझना। गुड, समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, जनरली इनका बहुत बड़ा मार्केट है, केकड़े का ही मार्केट है। घोंगा समझते हैं, स्नेक, उसकी भी फिशिंग होती है तो लोग उसी को लगाएंगे। जैसे प्रॉन्स, बैटिंग प्रॉन्स, उसकी पूरा उसी को लगा देंगे। इसका मतलब है इनमें बायोडायवर्सिटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर नेचुरल इकोसिस्टम में चलता है तो ज्यादा होगी। एकदम क्लियर हो गया? लिखेंगे, it has less biodiversity than natural aquatic ecosystem. It has less biodiversity than natural ecosystem. आप लोगों ने तिलपिया का नाम सुना है? तिलपिया एक फिश होती है, तिलपिया, जिसको पता क्या बोला जाता है? चिकन ऑफ एक्वा, जल की मुर्गी। नेट पे लिखिए तिलापिया फिश, या लिखिए चिकन ऑफ वाटर। नेट पे लिखिए। अच्छा है, कोई और लिखिए। तिलापिया एक फिश है जिसको जल की मुर्गी बोला जाता है, वाटर चिकन या वाटर हैन जो बोल दीजिए। तिलापिया, एक्वाटिक चिकन, वाटर चिकन, कुछ भी लगा दीजिए। तिलापिया हड्डी का मछली हो गया। मिला निकला किस बच्चे ने? ठीक है, देखिए सबसे पहले यही है तिलापिया। देख रहे हैं तिलापिया, ये ब्लैक रंग का दिख रहा है, ये क्या है? तिलापिया। लार्ज हार्डली, देखिए तिलापिया लार्ज हार्डली एंड हाईली एग्रेसिव। समझ में आ रहा है? पकड़ने जाओगे उठा के पटक देगी। एग्रेसिव सिसिड्स दैट कैन बी केप्ट इन एक्वेरियम, एक्वेरियम में रखा जाता है। यही है क्या बच्चे? जल की मुर्गी। समझ में आ रहा है? तो इसका भी हम लोग ये करते हैं, लिखेंगे तिलापिया, तिलापिया TILAPIA, तिलापिया, तिलापिया इज कॉल्ड, नेट पे क्या बोला है जल की मुर्गी को इंग्लिश में? चिकन। क्या बोला है बच्चे? हैन बोला है, क्या बोला है? एक्वाटिक चिकन। चलिए लिखिए, तिलापिया इज कॉल्ड एक्वाटिक चिकन। देखा, ये मत सोचना कि यहाँ मुर्गी जो है ऊपर ही है, चिकन पानी में तैर रही है। ओके, तिलापिया इज एक्वाटिक चिकन। ऑल्सो कल्चर्ड समझ रहे ना? कल्चर की जाती है, ऑल्सो कल्चर्ड। फोन किनका था? अच्छा ये ठीक। ऑल्सो कल्चर्ड, तो ये तिलापिया नहीं भूलिएगा, ये जल की मुर्गी है। समझ में आया? इसे देखिए, मैं इसी को ख्याल कर रहा था कि जल की मुर्गी है तिलापिया फिश। क्लियर है? गुड। अच्छा, फिर आगे लिखिएगा, इट इज तिलापिया का नीचे जान लीजिए, इट इज अ मिटिगेटेड फिश।
It is a medicated phase with immunity, increases immunity system. It is a medicated phase, increases immunity system. आपका immunity system बढ़ा देगी. ठीक है. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है इसका इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि छोटे क्षेत्र में ढेर सारे मछली कीड़े मकोड़े आ जाते हैं. लिखेंगे एक्वाटिक सिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम हैज हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. एक्वाटिक इकोसिस्टम हैज हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. ओके, क्लियर हो गया. तो प्लीज ये तिलापिया नहीं भूलिएगा, एक्वाटिक चिकन है ये इसको खाने से क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया होगा, मजबूती आएगी. समझ में आया? हाँ चलो, शाम में करता क्या रहता हूँ, पढ़ाई रहता हूँ, 10 दिन कोई काम नहीं है, बुढ़ा कहाँ जाएगा. चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया. तो प्लीज इस बात को नहीं भूलिएगा आप लोग, तिलापिया ये एक एक्वाटिक चिकन भी है. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डैम एंड कैनाल्स. डैम एंड कैनाल्स, डैम बनाते हैं हम लोग, डैम एंड कैनाल्स. These are important in artificial ecosystem. Dam and canals. These are important in artificial ecosystem. These are important in artificial ecosystem. These are important in artificial ecosystem because they are source of electricity also. They are source of electricity also. Electricity also. देखिए, हम जब डैम बनाते हैं तो बिजली बनाते हैं ना बच्चे, डैम से बिजली बनाते हैं. ठीक है, ठीक है. बड़े भाई मेरा आपसे सवाल है, बहुत इजी सवाल है. मान लीजिए हम डैम से बिजली बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बिजली समस्या. समझ रहे हैं क्या बोलेंगे? तो उस बिजली से क्या CO2 बढ़ेगा या घटेगा? अगर हम डैम से बिजली बना रहे हैं तो CO2 बढ़ेगा या घटेगा? क्यों घटेगा, कैसे घटेगा, थोड़ा विस्तार से बताएं. हाँ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो घटेगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किससे कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पानी से, डैम से. अगर मान लीजिए कोयले से बनाते तो बढ़ता है. कोयले से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाते तो CO2 क्या होता है, बढ़ता है. तो जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना तो हमारी कोयले पे डिपेंडेंसी क्या होती है, कम होती है. तो हमारा इकोसिस्टम भी बढ़िया होता है और CO2 का एमिशन क्या होता है, कंट्रोल होता है. देखिए, it could control the emission of CO2. It could control the emission of CO2. It could control the emission of CO2. ये CO2 के emission को क्या करता है बच्चे, कंट्रोल करता है. आप समझ गए, कंट्रोल करता है. एमिशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है. इसका मतलब है कि डैम बनाने का बहुत फायदा है. ओके, दुखी नजर आ रहा है. इसका नुकसान बताओ. फायदा तो पता है, अब इसका नुकसान बताओ क्या होगा. पानी, जब पानी से बिजली बनाने से पानी नष्ट होता है. क्या मस्त एक फिल्म में डायलॉग था, नेताजी मंत्री जी बोल रहे थे कि पानी से बिजली निकाल लोगे तो खेत में क्या डालोगे. क्या बच्चे एक बार सुनो, जब डैम बनाएंगे तो आपको जमीन की जरूरत होगी, पानी इकट्ठा करेंगे तो जमीन की जरूरत होगी. तो क्या आपको लगता है खेत की जमीन या जंगल की जमीन परमानेंटली पानी के अंदर क्या हो जाए, डूब जाए.
तो इससे नुकसान भी तो है, क्योंकि आप खेत और जंगल को पानी के अंदर क्या कर रहे हैं, डुबा रहे हैं। लिखिए, लार्ज एग्रीकल्चर कोई नहीं, मेरे सामने टेंशन नहीं लिया, जब तक बेइज्जती नहीं होगी इज्जत तो पता कैसे चलेगा, टेंशन मत लिया करो। अब मेरा इससे बहुत बुरा बेइज्जती होती है, बहुत मेरे को पैसा लगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, large area of agriculture land and forest, large area of agriculture land and forest could be submerged, could be submerged in water, could be submerged in water, could be submerged in water, could be submerged in water। पानी में क्या हो सकता है, सबमर्ज। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है बच्चे। तो याद रखिएगा कि डैम बनाने का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी जमीन और जंगल ये सब जा सकता था। देखिए आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर डैम और प्रोजेक्ट था जिस पर बहुत लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन इसमें एजेंडा चल रहा था, समझ में आया। टिहरी डैम जो उत्तराखंड में बना है, अब उस डैम को खत्म हटा दिया जा रहा है क्योंकि उसमें भी पूरा गांव जंगल जमीन ऐसे ही डूबा था। क्योंकि ये डैम की खूबी क्या है, अगर मान लीजिए पहाड़ी एरिया में अगर आपने ऐसा डैम बनाया और गलती से अगर उसमें लीकेज हो गई, दरार हो गई और डैम टूट गया, तो फिर जो पानी गिरेगा पहाड़ से तो कोई बच पाएगा, सब कुछ को खत्म कर देगा। इसलिए डैम बनाने के लिए भी इकोसिस्टम को पहले ध्यान में रखा जाता है कि वैसी जगह बनाइए, जैसे मान लीजिए महानदी पर संबलपुर में हीराकुंड डैम है, तो वैसा एरिया बनाया गया जैसे पहले जंगल उंगल का एरिया हो जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत हो, जब तक इकोसिस्टम को परेशानी नहीं हो तब ये बनाया गया। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन है जानते हैं? यू नो द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ एशिया, द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ एशिया, बोलिए बच्चे, बोलिए क्या जो दिमाग में आया बोलिए। अभी गलत होगा तो मैं सही बता दूंगा, अभी करंट में वही तो चल रहा है। क्या बच्चे? इंदिरा गांधी। अच्छा, दिल्ली वाला एयरपोर्ट नहीं भाई, चल कोई तो वाला है। अभी कौन सा एयरपोर्ट चर्चा में है जिसका अभी इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री ने जनता के द्वारा फ्लैश लाइट जलवाकर? जेवर एयरपोर्ट नोएडा। सुन लीजिए बच्चे, करंट मोबाइल में देखते हैं तो अभी प्रधानमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट नोएडा का शुभारंभ किया है, जिसमें कहा है कि इसका उद्घाटन कौन करेगा? जनता करेगा। और पूरे जनता को बोला है कि सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और फिर ऑफ कीजिए। जब ऑन किया पूरा जनता उसी चमक से जेवर एयरपोर्ट का क्या हुआ? उद्घाटन हुआ है। समझ में आया? यानी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन आम जनता ने किया है, ये सब चीज मत भूलिए। और जेवर एयरपोर्ट ही क्या है? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो भी इंटरनेशनल। ना चाइना, देखिए एशिया में कि अगर नाम लेंगे तो चाइना का नाम लेंगे, जापान तक का नाम ले सकते हैं, लेकिन ना तो चाइना में ना जापान में। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? इंडिया में नोएडा, जेवर एयरपोर्ट। तो ये सब गलती नहीं कीजिए, इसलिए मैंने पूछा है ताकि मैं आपको यहाँ बता सकूं। और बच्चे याद रखिएगा, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया? आम जनता ने। और जानते हैं बेटा, जेवर जो एयरपोर्ट है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, क्या है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। सुन रहे होंगे आजकल ग्रीनफील्ड वर्ड आता है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। क्या आपका सही होगी पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे बताएगा क्या होता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? बताइए बड़े। हाँ, जो स्टार्टिंग में, थोड़ा तेज बोलिएगा तब मैं सुन पाऊंगा। हाँ बोलिए। जो स्टार्टिंग से होता है, जो स्टार्टिंग में उड़ता है। हाँ, स्टार्टिंग से जो होता है, जो स्टार्टिंग से। ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसका स्टार्टिंग नहीं होगा? अरे बस स्टैंड करके स्टार्टिंग होगा, बिना स्टार्टिंग का एयरपोर्ट कैसे होगा? हाँ, स्टार्टिंग होगा, बताइए। तुम्हें क्या लगा तुम बोलोगे मैं नहीं समझता? सुनिए, ना तो कोई स्टार्टिंग का और ना कोई लास्ट का, पहली बात, और ना कोई बीच का। इज इट क्लियर?
समझिए पहले उसको क्या हो गया, आपका पहले हंस लो तो उसको सब सुन लो। बेटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सुनिए। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है, सपोज कि मान लीजिए कि आप मंत्री हैं, नहीं ये तो बैठा ही है ठीक है, मान लीजिए मंत्री यहाँ बैठा हुआ है, ओके, और आपको बनाना है एयरपोर्ट, ठीक है, मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आप एयरपोर्ट बनाएंगे, ओके। तो पहले मंत्री से आप बोलेंगे कि मंत्री जी जमीन दीजिए, एयरपोर्ट बनाना है। तो मंत्री जी क्या बोलेंगे, बस स्टैंड के साइड में बनाना है, ऐसा नहीं बोलेंगे, बस स्टैंड के साइड में बनाना है। ये कौन सा लॉजिक है? एयरपोर्ट तो थोड़ा बाहर बनता है, बहुत बड़े एरिया में बनता है, तो नहीं भी तो कम से कम 5 से 10 किलोमीटर जमीन चाहिए। भाई 5 किलोमीटर का तो ट्रैक होता है ना उड़ाने के लिए, बहुत बड़ा ट्रैक होता है, इससे भी ऊपर होता है, तो कम से कम 10 किलोमीटर वाला जमीन का एरिया चाहिए। तो आप इनको बोलेंगे ना शहर के बाहर उस एरिया में आपको जमीन अलॉट करते हैं, तो जमीन अलॉट करेंगे तो फिनिशिंग करके थोड़ी देंगे, उसमें तो जंगल पहाड़ हो सकते हैं। इसका मतलब है अब आप क्या करेंगे, जंगलों को काटेंगे, जंगल को काटेंगे। क्या ये इकोसिस्टम के खिलाफ नहीं है? जेवर एयरपोर्ट में 3000 से ऊपर पेड़ काटे गए। कितना? 3000 से ऊपर पेड़ काटे गए। तो मंत्री इनको तो बोलेंगे कि भाई मैं तुम्हें एयरपोर्ट का जमीन तो दे दूं, पर तुम भी 3000 पेड़ काटोगे, क्या ये विनाश नहीं है कानून है? तो आप इनको बोलिए कि सर मैं इस जगह पे 3000 पेड़ काटता हूँ, लेकिन उस जगह में पेड़ नहीं है, मैं 3000 पेड़ लगा देता हूँ अपने खर्चे से। तो आपने वहां जाकर पहले क्या किया, 3000 पेड़ लगाया, फिर लगाने के बाद आपने क्या किया, 3000 पेड़ काटा। दिस इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, दिस इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। यही है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। जितना पेड़ कटा उतना पेड़ आपने बगल में क्या किया है, लगाया। दिस इज ग्रीनफील्ड। और देखिए सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया और मुआवजा भी लोगों को उनकी सोच से बढ़ा कर दिया। एक आदमी मुआवजा बढ़ा कर दिया, 3000 पेड़ से ज्यादा पेड़ लगाए, उसके बाद आपको इतना बड़ा एयरपोर्ट बना कर दिया। तो ये होता है इच्छा शक्ति, विल पावर गवर्नमेंट, कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं। अगर आपका जमीन वहां पर आता है तो आपको जमीन का मुआवजा, कॉम्पनसेशन, पैसा मिलता है, और पैसा मिलता है मार्केट रेट से लगभग 5 गुना 10 गुना ज़्यादा। मेरे पहचान का एक मेरा दोस्त है जो इसी एरिया में रहता है, तो एयरपोर्ट बनने से पहले उसका जमीन ये हुआ था, उसको 3.5 करोड़ मिला था, जबकि वो गरीब साल में घर करता था, लेकिन जमीन आने की वजह से उसको कितना फायदा हुआ, 3.5 करोड़। तो आप सोचिए, अब अगर एयरपोर्ट बनने के बाद अगर किसी को मुआवजा दिया होगा तो सोचिए ना सरकार ने कितना मुआवजा दिया होगा। तो बच्चे अब कभी नहीं बोलेंगे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि अगर आप एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे तो जितना आपने डिस्टर्ब किया है वो दूसरी जगह पहले कॉम्पनसेट करेंगे। 500 पेड़ कटेगा तो पहले आप 500 पेड़ लगाएंगे उसको, और ये नहीं लगा करके आप भाग में सूख जाएंगे, नहीं, प्रॉपर उसका मेंटेनेंस करेंगे। इज इट क्लियर? और 8 से 10 साल बहुत होता है, पेड़ तो अपने आप ही बड़े हो जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बस 8 से 10 साल केयर करेगा सरकार, तो ये 8 से 10 साल कोई बड़ी बात नहीं होती है, आज के वक्त में कोई बड़ी बात नहीं होती। यही है बच्चे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो अब समझ में आया कि अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रीनफील्ड इन्वायरमेंट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि आप जितना जंगल काटेंगे उतना जंगल आप क्या करेंगे, पहले कहीं पर लगाएंगे। आगे समझिए, तो फिर से याद रखिएगा, इसी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट। इज इट क्लियर? कैसा है ये है एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इट इज क्लियर? और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और सोचिए इसके बनने से इसके पूरे पेरिफेरल में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट होगा। एरो सिटी डेवलप होगी, पहले तो एरो सिटी डेवलप होती है, जब एरो सिटी डेवलप होगी पूरा फ्लैट कल्चर डेवलप होगा, फिर बड़े पैमाने पर लोग क्या कर देंगे, फ्लैट कर देंगे, और जब फ्लैट कर देंगे तो हमारा जो कंबाइंड परिवार होता है, संयुक्त परिवार, कंबाइंड फैमिली, वो टूट कर क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर फैमिली। और फिर क्या कहेंगे लोग कि हम लोग हाईली एजुकेटेड। अगर आप हाईली एजुकेटेड होते हैं तो अपने घर को नहीं तोड़ते। समझ में आया? शिक्षा, एजुकेशन का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास बहुत सा सर्टिफिकेट है, वो तो रखने के लिए होता है। शिक्षा का अर्थ ये है कि आप अपने सोशल एनवायरनमेंट में कैसे हैं।
मैंने आपको 2 लाइन सुनाया था, पढ़ लिख कर उसने शहर में यही सीखी तमीज, घर में बूढ़ी माँ उससे लगती है पुरानी चीज। ये नहीं होना चाहिए, समझ में आया? शिक्षा का अर्थ नहीं होता है बच्चे कि आप ये हो, शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, इसे क्या ओके। तो आप कभी नहीं मिलेगा, ग्रेड वाली बात आपको मैंने समझा दिया है। अच्छा, अब लिखिएगा इनसे बाहर निकल के लिखिए फॉरेस्ट सिस्टम इन इंडिया, फॉरेस्ट सिस्टम इन इंडिया, फॉरेस्ट सिस्टम इन इंडिया, फॉरेस्ट सिस्टम इन इंडिया। लिखिए आप लोग फॉरेस्ट सिस्टम इन इंडिया। तो कहाँ पर फॉरेस्ट सिस्टम बच्चे? इंडिया में, भारत में फॉरेस्ट सिस्टम इन इंडिया। अब पूरे ब्रैकेट में लिखिए क्लास नोट्स, क्लास नोट्स। आपको पूरे क्लास नोट्स में मैंने बखूबी पढ़ा दिया है, उसको पूरा जोड़ना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक काम कीजिए, आप में से कोई भी अभी क्या कीजिए, लिखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए किस साल का 2019 है और उसके बाद क्या सरकारी नेट पर देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है या आगे बढ़ा है। फॉरेस्ट रिपोर्ट देखिएगा, करंट रिपोर्ट क्या है, 2019 का था, अभी करंट का मुझे नहीं पता अपडेट हुआ या नहीं। फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है बच्चे? फॉरेस्ट रिपोर्ट रखिए, फोन रखिए, रखिए ठीक। फॉरेस्ट रिपोर्ट द फॉरेस्ट कवर 25.17, तो 2019 का ही है, ठीक है। टोटल एरिया लिखेंगे ISFR 2023 रिलीज्ड, 2023 का डाटा है, लिखेंगे। लिखिएगा सभी बच्चे, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को लिखते चलिएगा। 2023 का रिपोर्ट है, ठीक है, ये करंट है। द टोटल फॉरेस्ट कवर in India is total forest cover in India is 25.17%, 25.17%, 17%, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, तो बताइए भारत में अभी फॉरेस्ट कवर कितना है बच्चे? 25.17%। भूलिएगा नहीं, पर हमें कितना चाहिए? व्हाट इज द ज्योग्राफिकल डिमांड? क्या आपको पता है ज्योग्राफिकल डिमांड कितना है कि किसी जगह कितना जंगल होना चाहिए? 33%, 33%। ये भूलिएगा नहीं, ये डिमांड है। ब्रैकेट में लिखिए द डिमांड इज 33%, द डिमांड इज 33%। इसको हमेशा याद रखिएगा बच्चे, डिमांड कितना होता है? 33। डिमांड कितना होता है? 33। ओके बच्चे, थोड़ा इसमें फिर सर्च कीजिए। ओके, फॉरेस्ट कवर स्टेट्स, फॉरेस्ट कवर स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए किसमें कितना फॉरेस्ट कवर है। लक्षद्वीप में तो बहुत ज्यादा है, पर वो है आपको यूटी फॉरेस्ट कवर्स। अच्छा, फॉरेस्ट कवर स्टेट, स्टेट समझ रहे हैं, राज्य। तो क्या तुम पूछ रहे थे? फॉरेस्ट कवर स्टेट, ठीक है। इसका हायरार्की भी है बच्चे, लिखिएगा फॉरेस्ट कवर स्टेट, लिखिए फॉरेस्ट कवर स्टेट, फॉरेस्ट कवर स्टेट, फॉरेस्ट कवर स्टेट। ओके, लिखिए एमपी, एमपी की ओर ग्रेटर साइन दे दीजिए, एमपी की ओर ग्रेटर का साइन दे दीजिएगा, मतलब मध्य प्रदेश ज्यादा है, एमपी की ओर ग्रेटर का साइन दे दीजिए। फिर लिखिए एमपी के बाद एपी, सॉरी एआरपी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर लिखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ये टॉप 3 हो गया ना, ठीक। उसी तरह फिर नीचे लिखिए यूटी, यूनियन टेरिटरीज, पॉइंट बनाइए यूटी, यूटी। यूटी में लिखिए सबसे पहले लक्षद्वीप, 3 ही बताया बच्चे। फिर यूटी लिखिएगा। देखिए उसके बाद आप अपने रिवीजन के दौरान और अपना लिखते रहिए, याद करते रहिए। यूटी में लिखिए पहले लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार।
अच्छा, फिर लिखिएगा पॉइंट बनाकर 19 स्टेट्स और यूटीज, 19 स्टेट्स और यूटीज, 19 स्टेट्स और यूटीज have more than 33% vegetation, 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 यानी 33% वेजिटेशन जाता है आपको कितने, मतलब 19 स्टेट्स और यूटीज में। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब यहाँ से मैं अभी जो आपको चीज बताने जा रहा हूँ बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी आपसे पूछा गया है। तो एक चीज की एक काम कीजिएगा, आप लोग क्लास नोट्स को रिवीजन करने के बाद ये जो रिपोर्ट मैंने लिखवाया इसको याद रखिएगा, और अगर आपके दिमाग में आके नहीं कुछ और भी रिपोर्ट है तो अपना नेट से करके उसको अपना नोट डाउन करते रहिएगा, मतलब अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। यही सब पूछेंगे तो आप अपने नॉलेज, जैसे इसमें 3 मैंने बता दिया, तो आप 2-4 तो और अपना से पढ़ाइए। फिर अपने स्टेट उड़ीसा को नोट करके उड़ीसा के जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो लिख लीजिए कि उड़ीसा में कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना परसेंटेज में कितना है, वो क्या, या किस जिले में कितना है, किस जिले में कम है। तो इससे आपका उड़ीसा का अपना मतलब पर्सनल वाला नॉलेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और अब जो बताऊंगा बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे केयर कीजिएगा। यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, पॉइंट लिखेंगे सब लोग, लिखिए यूट्रोफिकेशन, इसमें इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइएगा। यूट्रोफिकेशन देखिए याद रखिए, इसके बाद जो चैप्टर्स पढ़ने क्लासेस अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, इसलिए प्लीज आप लोग एकदम कंसंट्रेशन वहीं रखिए। यूट्रोफिकेशन, क्या आप में से बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? मैंने क्लास में एक लाइन में बता दिया था यूट्रोफिकेशन क्या है, बोलो आशीष। वाटर पोल्यूशन नहीं बच्चे, बोलिए। मैंने क्लास में पढ़ाने के बाद यूट्रोफिकेशन के लिए एक लाइन बता दिया था, यही होता है यूट्रोफिकेशन। देखिए, मान लीजिए मैं खाना खा रहा था, मानना है सर, तो ये क्या है, न्यूट्रिशन है, क्या ये न्यूट्रिशन। अगर मुझे कम खाना मिले तो मान न्यूट्रिशन, अगर जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो यूट्रोफिकेशन। क्या हो गया, यूट्रोफिकेशन। ध्यान देंगे, सरप्लस न्यूट्रिएंट इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रोफिकेशन। लिखिए, सरप्लस न्यूट्रिएंट्स, अब इसको पूरा डिटेल एक्सेस करा देता हूं। सरप्लस न्यूट्रिएंट्स इज कंसीडर्ड एज यूट्रोफिकेशन। Surplus nutrition is considered as eutrophication in aquatic ecosystem. By domestic garbage. देखिए बच्चे, डोमेस्टिक गार्बेज मतलब आपके खाने पीने का गार्बेज, जैसा हम खाना खाते हैं सब डस्टबिन में डाल देते हैं। डोमेस्टिक गार्बेज, नाइट्रोजन फॉस्फेट फर्टिलाइजर खेतों में डालते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फेट फर्टिलाइजर, लैंड ड्रेनेज, जमीन का जो ड्रेनेज है, लैंड ड्रेनेज, इंडस्ट्रियल गार्बेज, एक्सेट्रा। ओके, अब ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए ये इसे झील की बात करते हैं, जो पहाड़ के पीछे छिपा हुआ एक झील है, ओके, उसमें केकड़ा भी रहता है। तो वो जो झील है पहाड़ के पीछे, तो मान लीजिए आपके घरेलू खर्चा, खाने पीने का खर्चा, खेत में आप लोग फर्टिलाइजर डालते हैं,
उसका भी कचरा, जैसे भी आप बोले थे ना, वो पानी का जो बर्बाद करेगा। घरेलू कचरा, खेतों का कचरा, उसके बाद जो सीवर, पाइपलाइन, डोमेस्टिक वेस्टेज, टॉयलेट बाथरूम का पानी, प्लस इंडस्ट्रियल कचरा। ओके, ये सारे कचरे अगर पानी में गिरेंगे तो पानी में न्यूट्रिएंट्स अचानक क्या होगा? बढ़ जाएगा। पानी में न्यूट्रिएंट्स अचानक बढ़ जाएगा, तो पानी में जो प्लांट है वो भी क्या होगा? तेजी से बढ़ेंगे। प्लांट, क्रिएचर्स, मछली, सबको खाना मिला है तो सब तेजी से क्या होंगे? बढ़ने लगेंगे। लिखेंगे with the increasing of these like items, with the increasing of these items, phytoplankton, comma, vegetations, comma, creatures, comma, microorganism, increases instantly. आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ओके, अगर अचानक पानी में इतना कचरा वगैरह जाएगा तो पानी में मछलियां तेजी से बढ़ेंगी, फाइटोप्लैंक्टन तेजी से बढ़ेंगे, पेड़ पौधे तेजी से बढ़ेंगे, दूसरे क्रिएचर्स क्या है, सब तेजी से बढ़ेंगे। एक जलकुंभी नहीं होता, वो हरे रंग का ऐसे फूला हुआ स्पंज की तरह होता है, वो भी पूरा ढक लेता है। ये लोग तेजी से बढ़ेंगे तो पूरा झील खुश है, खूब लोग आएंगे रहने के लिए। लेकिन जब झील खुश है कि बहुत लोग आए और सब क्या है? क्रिएचर्स हैं, तो क्रिएचर्स को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी? बढ़ेगी ना? इसी को बोलते हैं बीओडी। बीओडी समझते हैं? बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला गया इसी को? बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। लिखिए, देन there is increasement of biological demand for oxygen. Biological demand for oxygen। तो बच्चे भूलिएगा नहीं, जब ये लोग बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, समझना, याद रखिए, शॉर्ट नोट्स आ जाए, लिखने में आ जाए, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब क्रिएचर्स बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन याद रखिएगा, पानी में ऑक्सीजन कम होता है, मैंने कहा था ना, 150 गुने कम होता है, 10 लाख ppm होता है, तो तेजी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब इतने लोग हैं, तो जब ये लोग बढ़ेंगे तेजी से और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो क्या एलगी नहीं बढ़ेगा पानी में? एलगी भी तो तेजी से बढ़ेगा। लिखिए, एलगी also increases fastly। एलगी also increases fastly। एलगी also increases fastly। एलगी also increases fastly। अब एलगी क्या हुआ? तेजी से बढ़ा। ओके, देखिए, आपको फोटो में बना करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई झील है, ये क्या है? कोई झील है, ये पहाड़ के पीछे झील है, और इसमें आकर के क्या गिर रहा है? कचरे का फ्लो। ये देखिए, क्या है ये बच्चे? कचरे का फ्लो। तो जब कचरे का फ्लो हुआ तो इसमें तरह तरह के चीज तेजी से क्या हो गए? बढ़ने लगे, खूब बढ़ने लगे। तो जब बढ़ने लगे तो बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन तेजी से क्या हुआ? बढ़ गया। और तेजी से बढ़ गया तो ये जो पानी का सरफेस है, इसके ऊपर कौन भी तेजी से बढ़ा? एलगी। क्योंकि एलगी तो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, पूरा का पूरा एलगी क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब है कि इस एलगी ने पानी को क्या किया? ढक लिया। एलगी ने पानी को ढक लिया। लेकिन बात ढकने की नहीं है कि जब इस एलगी ने पानी को ढक लिया
तो ऊपर कौन है? समझ में आया? ये नहीं कहेंगे कि सर हम पहाड़ से झांक रहे थे तो ऊपर तो हम ही थे, नहीं, ऊपर कौन था? सन। अब जो सन की रेस है आ रही पानी में बड़े भाई तुरंत इमेजिन कर रहे हो तुम, गुड। तो अब इस एल्गी ने क्या किया? सन की रेस को रोक दिया। यही तो गलती होगी, क्योंकि एनर्जी ही सन है, लाइफ ही सन है। लिखिए, एल्गी कवर forbids the sun rays. Algae cover forbids the sun rays. Algae cover forbids the sun rays. Sun rays. To access in water. To access in water. अब बताओ कि जब सन रेज नहीं पहुंचा पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट है, क्या उनको रेज मिला? क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? तो उनकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। लिखिए, इन द एब्सेंस ऑफ सन रेज, in the absence of sun rays, aquatic plants get, in the absence of sun rays, in the absence of sun rays, aquatic plants get dies, मरने लगते हैं। ओके, मरने लगेंगे तो मर के कहाँ रहेंगे? पानी में, तो सड़ने गलने लगेंगे। ओके, मर के जब सड़ेंगे गलेंगे, क्या मैं कहूँ? डिकम्पोजर आ जाएंगे, डिकम्पोजर एक्टिव हो जाएंगे। लिखेंगे, एंड रॉटन डाइज एंड रॉटन, सड़ना तो रॉटन ही होगा ना, एंड रॉटन देयर, ROTTEN, एंड रॉटन देयर। फिर लिखिए, decomposers are also active. Decomposers are also active. Decomposers are also active. अब वो मरने लगे तो कौन एक्टिव हो गए? डिकम्पोजर्स भी तो खाने लगे। तो क्या करो कि अगर मरने लगे और बड़े पैमाने पर डिकम्पोजर एक्टिव हो गए और डिकम्पोजर खाने लगे, तो पानी का जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो क्या होगा? घटने लगेगा। लिखिए, देन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीजेस फास्टली, देन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीजेस फास्टली, then dissolved oxygen decreases fastly. Dissolved oxygen decreases fastly. अब सोचिए कि एक तो सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, देखिए गलती समझते रहिएगा, सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, उस पर से जो एक्वाटिक प्लांट हैं उनको रेज नहीं मिला, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई, वो मरने लगे। और वो जब तेजी से मरने लगे तो डिकम्पोजर्स एक्टिव हो गए और डिकम्पोजर्स उनको खाने लगे। तो जब पेड़ पौधे मरेंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो एक तो ऑक्सीजन ऐसे भी कम हो गया, डिकम्पोजर्स एक्टिव हो गए, उससे भी ऑक्सीजन कम हो गया, और इतने ज्यादा लोग रहने लगे उसके वजह से भी ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया। तो जब ऑक्सीजन कम होगा तो क्या मैं कहूँ कि एक्वाटिक क्रिएचर डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, धीरे धीरे सब मरने लगेंगे। लिखेंगे, देन aquatic creatures start to destroy, then aquatic creatures start to destroy, यानी एक्वाटिक जो क्रिएचर्स है बच्चे वो धीरे धीरे क्या होने लगे? फिर मरने लगे, तुरंत डिस्ट्रॉय होने लगे। ठीक है, अब जब एक्वाटिक क्रिएचर्स जब डिस्ट्रॉय होंगे बड़े पैमाने पर, तो क्या आपको लगता है सब सड़ेंगे गलेंगे? लिखिए, ऑल रॉटन, ऑल रॉटन, ऑल रॉटन, ऑल रॉटन। Then a odor, ODOUR, then
An odor. An odor. O-D-O-U-R. Odor originates. Originates. क्या समझे इस लाइन से? ओडर क्या होता है? जी, स्मेल यानी बदबू। देखिए बच्चे, स्मेल का मतलब होता है महक, फ्रेग्रेंस का मतलब है खुशबू, और ओडर का मतलब है बदबू, गंध। गंध एक वर्ड समझ में आप लोग? तो गंध यहाँ पे ओडर उठने लगेगा। तो देखिए कभी कभी आप लोग किसी छोटे तालाब के किनारे जाइए तो बदबू रहता है, होता है ना, नदी के किनारे भी हम बदबू बना देते हैं। इट इज क्लियर। अब क्या हो गया बच्चे, एक ओडर यहाँ पर जन्म लिया। अब जब ओडर जन्म लिया तो फिर कोई जाएगा नहीं, इसका मतलब इकोसिस्टम का विनाश शुरू हो गया। ओके, फिर लिखिएगा आफ्टर ओडर phytoplankton and algae due to fast increasing change the color of water. 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 तो याद रखिए इससे क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन तेजी से बढ़े थे और जो एल्गी तेजी से बढ़े थे, तो ये लोग क्या करते हैं, पानी के रंग को तेजी से क्या करते हैं, बदल देते हैं। तभी तो पानी काला सा नहीं आने लगता है, गंदा सा लगता है, कहते हैं पानी बहुत गंदा है, रुका हुआ है, काला सा। इसी को कहा गया, देखिए इट इज कॉल्ड वाटर ब्लूम। इट इज कॉल्ड वाटर ब्लूम और एल्गल ब्लूम, भूलिएगा नहीं। It is called water bloom. It is called water bloom or algal bloom. It is called water bloom or algal, A-L-G-A-L, algal bloom, B-L-O-O-M. अंडरलाइन कीजिए, water bloom और algal bloom, कभी नहीं भूलिएगा इसको, water bloom और algal bloom। ओके, अब जरा सुनिए कि जब पानी का रंग बदला, काला दिखने लगा, तो क्या मैं कहूँ कि पानी टॉक्सिक हो गया, जहरीला हो गया। लिखिए इट मेक्स द वाटर टॉक्सिक। इट मेक्स द वाटर टॉक्सिक। अब इसने पानी को क्या कर दिया बच्चे, टॉक्सिक कर दिया। ओके, अब एक बात बताओ, अगर पानी ही जहरीला हो गया तो क्या मैं कहूँ कि बड़े पैमाने पे मछलियां मरने लगेंगी, इसीलिए मछली नहीं मिलती। लिखिए फिशेस डाई on large scale. Fishes die on large scale. एक बात केयर कीजिएगा, कभी कभी किसी झील में मछलियां मरे हुए तैरती भी हैं, समझ में आया? या किसी तालाब के किनारे आपको अगर मरी हुई मछलियां मिलने लगे, ये नहीं कि 2 किलो लेकर चलो भाई, अकेले चलो, ठीक है? वो पूरा क्या होता है, जहरीला होता है, समझ में आया? नहीं तो 2 किलो के चक्कर में 2 अलग हो जाएगा, किलो अलग हो जाएगा। चलिए आगे लिखेंगे, it's called eutrophication. It's called eutrophication. It's called eutrophication. यही है पूरा eutrophication की कहानी। It is called eutrophication. तो समझ में आया बच्चे? तो end of the day बताइए eutrophication के लिए जिम्मेदार कौन है? फाइनल जिम्मेदार humans, हमने किया है। तो याद रखिए ये जो झील है बच्चे, आप क्या कीजिएगा, धीरे धीरे इसका पानी का रंग बदल ही रहा है, इसमें जब उठेगी तो समझिएगा यूट्रोफिकेशन हो चुका है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। लिखिएगा ह्यूमन और आर्टिफिशियल एक्टिविटी, ह्यूमन और आर्टिफिशियल एक्टिविटी, ह्यूमन और आर्टिफिशियल एक्टिविटी, ह्यूमन और आर्टिफिशियल एक्टिविटी इज ह्यूमन और आर्टिफिशियल। देखिए घर से होने तो आप क्लास में उठा सकते हैं, मैंने हमेशा कहा। और अपार्ट होम, अगर घर से बाहर का कॉलेज तो फिर मैं कहूँगा डिस्कनेक्ट कीजिए। देखिए दिस इज द मैनर ऑफ क्लास, नथिंग एल्स। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्लासरूम में आना है, और कोई बात नहीं, ठीक है? लिखा आप लोगों ने रिस्पांसिबल, क्या लिखा आपने? इज finally responsible for this. Finally responsible for this. Final
responsible for this. Finally responsible for this. Okay? अच्छा, ये तो आप समझ में आ गया कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग हैं और कोई नहीं. ठीक, अब लिखिए टाइप ऑफ यूट्रोफिकेशन. टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन. टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन. सॉरी, इफेक्ट कर लीजिए. इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन. इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन. बैठते हैं. इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन. इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन का इफेक्ट. ओके, चलिए अब पॉइंट्स बना करके लिखते चलिए. याद रखिए यूट्रोफिकेशन से क्वेश्चन रहता है, चाहे वो आपके. और हाँ, एक चीज बच्चे क्लियर करो हमेशा कि कभी भी लिखो भी, अगर एसए में लिखो, मैथ्स में, जीएस में, कभी भी अगर इकोसिस्टम से वर्ड हो तो ये सब जरूर लिखो. सिर्फ यूट्रोफिकेशन लिख दो. यूट्रोफिकेशन इज आल्सो डिस्टर्बिंग. अरे उस पर बहुत नंबर आएगा, क्योंकि यूपीएससी यही सब पूछते हैं और आपको इन चीज़ों की जानकारी है. देखो आपको एल्गल ब्लूम की जानकारी है, वाटर ब्लूम की जानकारी हो गई, आपको पूरा का पूरा यूट्रोफिकेशन की जानकारी होगी, पूरी कहानी की जानकारी होगी. नहीं भी हो जबरदस्ती यूट्रोफिकेशन से वर्ड लिख दो, उसी में नंबर उठ जाएगा. इसलिए ये सब चीज़ क्यों सिखा रहा हूँ आपको. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. समझ में आ रहा है? अच्छा, इफेक्ट में पहले लिखिएगा वो पानी में जो हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी वो पानी की कम हो जाती है. लिखेंगे मिनिमाइजेशन इन ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर. मिनिमाइजेशन इन ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर. मिनिमाइजेशन इन ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर. पानी के ट्रांसपेरेंसी में क्या हो जाएगी बच्चे? कमी आ जाएगी. फिर लिखिए एल्गल ब्लूम. एल्गल ब्लूम अभी बता दिया क्या है. एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम, लैक ऑफ ऑक्सीजन, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा या घटेगा? खत्म ही कर देगा. लिखिए लॉस इन डाइवर्सिटी. लॉस इन डाइवर्सिटी. फूड वेब क्राइसिस. फूड वेब क्राइसिस. पानी के अंदर का फूड वेब खत्म हो जाएगा. फूड वेब क्राइसिस. पॉल्यूशन. पॉल्यूशन. लॉस ऑफ टूरिज्म. लॉस ऑफ टूरिज्म. क्या टूरिस्ट जाकर बैठे हैं किनारे? टूरिस्ट मर जाएगा किनारे. थोड़ी क्या अलग लोग हो गया सर, अलग लोग हो गया, घूमने चलते हैं. जाओ भाई. फिर लिखेंगे लॉस इन कमर्शियल पर्पस वैल्यू. लॉस इन कमर्शियल पर्पस वैल्यू. लॉस इन कमर्शियल पर्पस वैल्यू. पर्पस वैल्यू अगर आपका कोई कमर्शियल पर्पस है उसमें भी लॉस हो गया. ओके, ठीक. अब क्या कीजिए, अब यहां से हम इसको टाइप में बना देते हैं. पहले लिखिए नेचुरल यूट्रोफिकेशन और अंडरलाइन कर लीजिए. नेचुरल यूट्रोफिकेशन. हम नेचुरल इसका समझ लेते हैं. नेचुरल यूट्रोफिकेशन. नेचुरल यूट्रोफिकेशन. When eutrophication caused by nature only. When eutrophication caused by nature only. Nature only. Without human activity. Caused by nature only. Without human activity. Without human activity. Without human activity. Called natural eutrophication. अच्छा, एक क्वेश्चन है. नेचुरल यूट्रोफिकेशन, अच्छा आप ही बताइए बच्चों, नेचुरल यूट्रोफिकेशन में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ कौन है? नेचर. हमारा थोड़ी 2000 बार निकाल के भागा है. लिखेंगे इट टेक्स many years. It takes many years. It takes many years. Or slow process. Or slow process. Or slow process. ठीक है?
स्लो प्रोसेस। अब लिखिए आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन। आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन क्या लिखेंगे इसमें? एक तो समय कम लेगा और दूसरा वो हमारे जैसे लोगों के कारण होगा तो नहीं आएगा। लिखिए इट इज caused by human only, it is caused by human activity only, it is caused by human activity only, it takes short time period, अच्छा अब प्रॉब्लम तो हो गया यूट्रोफिकेशन। हो सकता है आपसे पूछे यूट्रोफिकेशन कंट्रोल कैसे होगा? रेमेडीज लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए रेमेडीज टू कंट्रोल यूट्रोफिकेशन। गुड, हां कर सकते हैं इसको। रेमेडीज टू कंट्रोल द यूट्रोफिकेशन, रेमेडीज टू कंट्रोल द यूट्रोफिकेशन, रेमेडीज टू कंट्रोल द यूट्रोफिकेशन। ओके, पहला पॉइंट लिखिए ऑक्सीजन रिच पंप। ऑक्सीजन रिच पंप, ऑक्सीजन रिच पंप मतलब पानी में पंप डालकर ऑक्सीजन दीजिए। जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं ऑक्सीजन चढ़ रहा है, कुछ नहीं मोबाइल में दिखा रहे हैं। आगे ऑक्सीजन रिच पंप। मेरे भाई आपने कितने रीच मतलब पहुंचना, कौन पहुंच रहा है? RICH लिखिए, वेरी गुड। मैं यहीं पर पहुंच गया हूं, देखिए हमारे भी पहुंच सकते। गुड, इधर आना पड़ेगा क्या? चलो सुधारो, RICH इधर ठीक है बड़ा भाई। ठीक है, एक्चुअली क्या है, स्वीडन में यूनिवर्सिटी है गॉथेनबर्ग यूनिवर्सिटी, उसी के प्रोफेसर ने दिमाग दिया था कि ऑक्सीजन का पंप लगा करके ऑक्सीजन डालिए, जैसे साइकिल में पंप करते हैं वैसे ही मशीन। इतने बड़े थे खतरनाक टीचर है। मैं डिफेंस कॉलेज में एक टीचर ने क्या किया, एक बच्चे को सजा दी 100 पुशअप करो। गुस्से में कितना 100 पुशअप करो, इतना पुशअप कर दिया कि बेचारे का ये फ्लैश मानसिक फट गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। कल मेरे को पता चला ऐसी सजा देने की क्या जरूरत है। फिर बोला सर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं सर, नौकरी छोड़ के भागना पड़ा, वो FIR केस हो गया। हम लोग ऐसा सजा दे रहे हो कि तुम्हारी नौकरी खत्म हो गया, ये भी काम नहीं करना है। तो वही अगर आप सुबह से शाम तक अगर आप उसको पंप लगाएंगे बच्चे को तकलीफ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा, आप हमारे को लपेट कर रखिए, आप नहीं ऐसा है, रोजी रोटी हमारी। ओके चलिए, अब लिखा आपने पहले ऑक्सीजन रिच पंप, ठीक है। फिर लिखेंगे टू कंट्रोल द न्यूट्रिएंट्स, टू कंट्रोल द न्यूट्रिएंट्स। आप न्यूट्रिएंट्स को भी कंट्रोल कीजिए, ठीक है। फिर लिखिए हाँ सेकंड, उसके बाद तो सेकंड ही आएगा ना। फिल्ट्रेशन, पहली पॉइंट के बाद दूसरा क्या होगा? सेकंड ही होगा। मैं ऐसे ही पॉइंट लिखा हुआ, तो एक स्टूडेंट ने कहा सर इसके आगे लिखना है, तो मैंने धीरे से कहा पीछे भी लिख दे रहे। अरे आगे ही तो लिखेंगे, पीछे कैसे लिखेंगे? तो 1 के बाद क्या आता है? 2 लिखना बोलते हैं। फिल्टर ऑफ एल्गी, फिल्टर ऑफ एल्गी, फिल्टर ऑफ एल्गी। देखिए एल्गी से बचाएंगे, ठीक है, फिल्टर ऑफ एल्गी। अच्छा फिर देखिए कंट्रोल ऑन ह्यूमन एक्टिविटी, कंट्रोल ऑन ह्यूमन एक्टिविटी, कंट्रोल
limit authentic use of fertilizer, 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 fertilizer का authentic use कीजिए। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चे, सोशल अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता। ठीक है, पॉइंट बना के लिखिए, सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, लोगों में जानकारी भी तो। अब आप किसी को वहां समझाएंगे कि सर इसमें कचरा मत फेंकिएगा, यूट्रोफिकेशन होगा, बोलेगा जी है सर, फिर आपको वो उठा के फेंक देगा। सोचना है आपको, इतना अवेयर कीजिए, फिर तो नहीं फेंकना है, कचरे को कंट्रोल करिए। अच्छा, अब एल्गी लिख के अंडरलाइन कीजिए, तो इसमें दो तीन क्वेश्चन आएंगे, एल्गी लिख के अंडरलाइन कीजिए। इससे मैं आपको कुछ सिखा देता हूं, ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, एल्गी जो लिखा आपने, सबसे पहले जानिए एल्गी क्या है। एल्गी इज अ सिंपल क्रिएचर, एक सामान्य जीव। लिखेंगे इट इज अ सिंपल क्रिएचर, इट इज अ सिंपल क्रिएचर। हां, सिंपल, वेरी गुड, इट इज अ सिंपल क्रिएचर। क्या दिमाग में पंप चल रहा है क्या भाई? देखियो ये जीव करना चला जाए ऑक्सीजन देने के लिए। पढ़ाई करना, पढ़ाई कर, चलो लिखा आप लोगों ने, इट इज अ सिंपल क्रिएचर। ओके, लिखेंगे इट इज ऑटोट्रॉफ टाइप। ऑटोट्रॉफ समझ रहे हैं, जो कोई खाना बना देता है, इट इज ऑटोट्रॉफ टाइप, it is autotroph type. It could be unicellular to multicellular, it could be unicellular to multicellular, it could be unicellular to multicellular, but it is not like a plant, but it is not like a plant, it is not like a plant। जैसे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तना पत्ता, वैसा नहीं होता है। It is not like a plant, it is considered in Thylophyta, it is considered in Thylophyta class, it is considered in Thylophyta। क्या स्पेलिंग लिखे तो चल, Thylophyta का Thylophyta class, it is considered in Thylophyta या Y है, Thylophyta class, it is considered in Thylophyta class। क्या है बच्चे? ठीक है, THA हाँ ठीक है, सही, चलिए। Thylophyta एक्चुअली क्या है, बहुत चीज अपडेट करना है, बहुत चीज बोलना है, पढ़ाना है। देखिए, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरा वो एंटीना जो होता है रडार, वो ऑन होता है, मैं वो कैलकुलेट करके आपको लाइव क्लास में नोट्स देता हूँ। तो अब अपना जब कोई पहले प्रिपेयर करेगा तो वो स्पेलिंग प्रिपेयर करेगा। अब मेरे साथ क्या है कि पहले बार तो स्पेलिंग टीचर बता करेंगे, उसको पढ़ाने का काम करना। ये मैं करके बोलता हूँ, आप लोग ना देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा, ये किस क्लास में आता है? थैलोफाइटा क्लास में आता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, आगे लिखेगा it is used in, it is used in, it is used in, it is used in, it is used in agriculture industry treatment, it is used in agriculture industry and treatment, it also fix the nitrogen in soil, it also fix nitrogen in soil, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। ये दो इसमें इंपॉर्टेंट मार्क लगेगा बच्चे, ये अपडेट कर रहा हूं मैं, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों ने हैव सुना है, HAB, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। लिखिए हार्मफुल एल्गल ब्लूम, हार्मफुल एल्गल ब्लूम, हार्मफुल एल्गल ब्लूम, ब्रैकेट में HAB, HAB। देखिए एल्गल ब्लूम समझा दिया जब पानी का रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन मैंने क्या बोला है? हार्मफुल एल्गल ब्लूम।
ये इंपॉर्टेंट है। एंड रेड टाइड, एंड रेड टाइड, एंड रेड टाइड, एंड क्या बच्चे, रेड टाइड। ये देखो यूट्रोफिकेशन के बाद मैंने एल्गल ब्लूम समझा दिया है, लेकिन इसके बाद जो मैंने आपको हैज बोला है हार्मफुल एल्गल ब्लूम, और दूसरा क्या मैंने बोला है, रेड टाइड। इन दोनों को अच्छे से समझना है। पूरी बात समझ में आ गई? थैंक यू क्लास। क्योंकि फिर शुरू करूंगा ना, फिर टाइम नहीं हो जाता।